बरसात के मौसम ने अचानक करवट बदल ली और कुछ दिनों से आंधी तूफान ने लगातार अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। लगता है आज फिर आंधी तूफान आ गया है। रोज रोज आंधी तूफान ने घर में खाना बनाना मुश्किल कर दिया है। पूनम जल्दी से खिड़की पर लगा बोरे का पर्दा गिरा देती है, लेकिन तब तक बाहर की धूल और गंदगी घर के अंदर आ चुकी थी। पूनम ने देखा कि चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में कुछ कंकड़ पत्थर गिरे हुए थे। हे भगवान, आज फिर सब्जी में कंकड़ पत्थर गिर गए। कल भी यही हुआ था और घर का कोई सदस्य एक निवाला तक नहीं खा सका था। पूनम सब्जी में से कंकड़ और पत्थर निकालकर फेंक देती है। खाना बनाकर वो सबके लिए खाना लगाती है। जब घर के सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पूनम बहू, सब्जी में कितनी मिट्टी है, दांतों के नीचे मिट्टी लग रही है। मैंने तो सब्जी को अच्छी तरह से धोया था, लेकिन बाहर बहुत जोर की आंधी तूफान आ रही थी। लगता है सब्जी में धूल मिट्टी पड़ गई है। ये सब्जी मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। बहू, अगर घर में गुड़ हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं गुड़ के साथ रोटी खा लूंगा। पूनम रसोई में जाकर गुड़ के डब्बे को खोलकर देखती है। गुड़ तो खत्म हो चुका है। अब बाबूजी को क्या जवाब दूंगी। पूनम अपने ससुर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि घर में गुड़ नहीं है। कोई बात नहीं, गुड़ नहीं है तो नमक दे दे। पूनम रसोई से नमक लाकर विपिन को देती है। रमेश और विमला भी पूनम से नमक की मांग करते हैं और घर के सभी सदस्य नमक के साथ रोटी खाते हैं। खाना खाने के बाद सारी सब्जी बर्बाद हो गई है। इन्हें बाहर कुत्तों को डाल देती हूँ। पूनम सारी सब्जी घर के बाहर कुत्तों को डाल देती है। रमेश इतनी मुश्किल से मजदूरी करके पैसे कमा कर लाता है और तूने सारी सब्जियां कुत्तों को डाल दी। क्या करती माँ जी, ये सब्जी खाई भी नहीं जाएगी। आंधी तूफान ने सब्जी का जायका ही बिगाड़ दिया है। प्रकृति भी हम गरीबों की परीक्षा लेती है। बारिश के मौसम में अचानक से आंधी तूफान की नई मुसीबत हमारे सर पर डल गई। हमारी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पहले बारिश का पानी आता था और अब आंधी तूफान के साथ धूल मिट्टी आती है। माँ जी, अगर हमारे पास भी पक्का मकान होता तो हमें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। हमारे पास पक्का मकान बनाना किसी सपने जैसा है पूनम। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे हो जाते हैं, वही बहुत है। पक्का मकान बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पूनम के घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। झोपड़ी में कई जगहों पर छेद हो गई थी और खिड़की का पल्ला भी टूट गया था, जिस पर उसने एक फटी पुरानी बोरी टांग दी थी। ये फटी पुरानी बोरी किसी काम की नहीं है। ना तो ये बारिश को रोक पाती है और ना ही आंधी तूफान को। बाबूजी, मैं घर की मरम्मत का इंतजाम करती हूँ। हमें बहुत जल्द आंधी तूफान के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तू क्या करेगी बहू? घर की मरम्मत के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए। कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, मुझे पूरा भरोसा है। दूसरे दिन पूनम खिड़की पर टंगी बोरी के चारों कोने पर कील गाड़ देती है। अब आंधी तूफान भी इस बोरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब उसका ससुराल सुरक्षित है, ऐसा सोचकर वो खाना बनाने लगती है। भगोने में आटा निकालकर वो आटा लगाने वाली थी कि तभी बहुत तेज आंधी तूफान आता है और खिड़की पर लगी बोरी अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। खिड़की से बोरी हटते ही आंधी तूफान की धूल मिट्टी घर के अंदर आने लगती है। काफी देर के बाद जब आंधी तूफान का तांडव शांत होता है तो पूनम देखती है कि आटे में धूल मिट्टी और गंदगी पड़ चुकी थी। हे भगवान, अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी। सब्जी तो बन गई लेकिन रोटी नहीं बन पाई। अब तो घर में आटा भी खत्म हो गया है। इनको काम पर भी जाना है, बिना खाना खिलाए काम पर कैसे जाने दूं? पूनम अपनी पड़ोसन ललिता के पास जाकर थोड़ा आटा उधार मांगती है। बहन, मेरे पास थोड़ा सा आटा बचा है, ये तुम ले जाओ। धन्यवाद बहन, मैं कल तुम्हें आटा लौटा दूंगी। अरे नहीं बहन, कैसी बात कर रही हो, मुझे आटा नहीं चाहिए। पूनम आटा लेकर घर आती है और रोटियां बनाती है। आटा बहुत थोड़ा सा था, जिससे सिर्फ 6 रोटियां बन पाती हैं। 6 रोटियां ही बन पाई हैं। 2-2 रोटियां सबको खिला देती हूँ। वो सबको 2-2 रोटियां खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। पूनम, तुमने खाना नहीं खाया? आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्या खा लेगी? मैंने देखा है रोटियां खत्म हो चुकी हैं। ले तू एक रोटी खा ले। माँ जी, काश मैं हमारे घर के लिए कुछ कर पाती। इस आंधी तूफान ने हमें बहुत दिनों से परेशान कर रखा है। बहू, तू ही तो कहती थी ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फिर हिम्मत क्यों हार रही है? मैं आज मालिक से कुछ रुपए उधार मांग लूंगा, जिससे हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। फिर आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस दिन रमेश काम पर जाता है। सारा दिन काम करने के बाद वो अपने मालिक से 1000 रुपए उधार मांगता है। रमेश, तू तो जानता है कि मैं किसी को 1 रुपया भी उधार नहीं देता। अगर काम करना है तो कर, नहीं तो मुझे बहुत मजदूर मिल जाएंगे। मालिक,
मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उधार नहीं चाहिए। बस आप काम से निकालने की बात मत करना। काम खत्म होने के बाद मालिक रमेश को उस दिन की दिहाड़ी देता है। उन पैसों से वो राशन लेकर घर आ जाता है। पूनम, राशन और सब्जियों को संभाल कर रखना, कहीं इन पर भी आंधी तूफान की बुरी नजर न लग जाए। पूनम राशन और सब्जियों को प्लास्टिक की बोरी से ढक देती है और रात का खाना बनाने लगती है। लेकिन उसी वक्त फिर बहुत जोरों का आंधी तूफान आने लगता है और झोपड़ी की छत को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। आंधी तूफान के साथ सड़क की गंदगी घर के अंदर आ जाती है और खाने पर गिरने लगती है। हमारे तो जैसे खाने पर ग्रहण लग गया है। आंधी तूफान भी यही इंतजार करती है कि कब हमारे घर पर खाना बने और वो हम पर मुसीबत बनकर टूटे। सारा खाना और राशन खराब हो गया है। अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस आंधी तूफान ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। आज की रात हमें इसी तरह गुजारनी होगी, भूखे पेट खुले आसमान के नीचे। कल सुबह ऐसा क्या हो जाएगा? हमें तो कल भी ऐसे ही दिन गुजारने हैं। माँ जी, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। बहू, तू अब काम करेगी? माँ जी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमारे सर पर छत नहीं है, खाना बनाने के लिए न राशन है न रसोई। ठीक है बहू, भगवान करे कि तुझे आज ही कोई अच्छा काम मिल जाए। पूनम काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। वो कई लोगों से काम मांगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। थक हार कर वो एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसमें से एक आदमी अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर बाहर निकलता है। वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि बाइक पर सवार दो युवक उसका बैग छीनकर भागने लगते हैं। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। पूनम ने चोरों को भागते हुए देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके पैर के पास एक ईंट पड़ी थी। उसने ईंट उठाकर बाइक चला रहे चोरों की तरफ फेंकी। ईंट सीधा उसके सर पर लगती है और दोनों चोर सड़क पर गिर जाते हैं। इतने में पूनम और वो आदमी वहाँ पहुंचकर दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले करूंगा। वो आदमी फोन करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस दोनों चोरों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मेरे लाखों रुपए चोरी होने से बचा लिए। लाखों रुपए? हाँ, इस बैग में 10 लाख रुपए हैं, जो आपकी वजह से मुझे वापस मिले हैं। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए, आपके काम आएंगे। साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते तो मेरे पति को कुछ काम दे दीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पति मजदूरी करते, जिससे हमारा गुजारा नहीं चल पाता। कई दिनों से आने वाले आंधी तूफान ने हमारा घर तक उजाड़ दिया है। हम भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, मैं आपके पति को काम भी दे दूंगा, लेकिन ये रुपए तो आपको रखने ही पड़ेंगे। कल अपने पति को लेकर मेरे घर आ जाना। ठीक है साहब। पूनम पैसे लेकर घर आती है। वो पैसे गिनती है तो पूरे 10,000 रुपए थे। पूनम अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। पिताजी, इन पैसों से हम अपना पक्का मकान बनाएंगे, जिसके बाद चाहे आंधी आए या तूफान, हमारे खाने को किसी की नजर नहीं लगेगी। शाम को जब रमेश मजदूरी से लौटता है तो पूनम उसे 10,000 रुपए देकर सारी बात बताती है। दूसरे दिन वे दोनों उस आदमी के घर जाते हैं, जहां वो आदमी रमेश को अच्छी तनख्वाह पर अपने घर काम पर रख लेता है। रमेश और पूनम दोनों मिलकर अपना पक्का मकान बनाते हैं और रमेश अपनी नौकरी पर जाने लगता है। अब पूनम के पास एक अच्छी सी रसोई थी, जिसमें वो बड़े आराम से अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है। श्रेया और ईशा दोनों बहनें थीं। वो दोनों बहुत गरीब थीं। उनके माँ बाप भी नहीं थे और हाल ही में उन दोनों ने ये फैसला किया था कि दोनों अब शहर जाएंगी और वहीं पर कुछ काम ढूंढेंगी, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। दोनों रात की ट्रेन की टिकट करा लेती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन का ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। रात में श्रेया और ईशा ट्रेन पर चढ़ जाती हैं। उनकी बोगी लगभग खाली ही थी और बस सामने वाली सीट पर एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट बीवी बैठी हुई थी। वो आदमी और उसकी पत्नी दिखने में काफी अमीर लग रहे थे, लेकिन वो आदमी श्रेया और ईशा को अजीब नजरों से देखता है और फिर अपनी बीवी से कहता है, सुषमा, पूरी बोगी खाली ही है, हमें दूसरी सीट पर बैठ जाना चाहिए। क्यों हरी, यहाँ क्या दिक्कत है? अरे सुषमा, ये दोनों लड़कियां गरीब हैं और गांव की लग रही हैं। ये सब गांव के लोग बड़े बुरे होते हैं। कहीं इन्होंने तुम्हारे जेवर वगैरह चुरा लिए तो? चलो हम कहीं और चलते हैं।
श्रेया और ईशा भी ये बात सुन लेती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे क्या तुम भी धीमे बोलो जरा, और सब गांव वाले एक जैसे नहीं होते, ऐसे बोलोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा ना। सुषमा श्रेया और ईशा से कहती है, सुनिए माफ करिएगा, ये बस कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं बिना सोचे समझे, आप ध्यान मत दीजिए। अरे क्या तुम भी सुषमा, उनसे माफी क्यों मांग रही हो? चलो बस दूसरी सीट पर चलकर बैठ जाओ मेरे साथ। सुषमा हरि के आगे हार मान लेती है और जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन श्रेया को हरि की बात पर बहुत गुस्सा आता है। ईशा देखा तूने, वो आदमी हमें कैसे कह रहा था, मुझे तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। श्रेया छोड़ ना, तू उस पर ध्यान मत दे, बाहर तो देख कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लगता है आगे और ज्यादा तेज आंधी तूफान आएगा। और ठीक ऐसा ही होता है, बाहर की बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत जोर की आवाज आती है और ट्रेन भी रुक जाती है। हे भगवान, ये क्या था? ये ट्रेन क्यों रुक गई? और ये इतनी तेज आवाज, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? ईशा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, बाहर इतनी तेज बारिश और ये ऐसे अंधेरे सुनसान इलाके में ट्रेन रुक गई, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हरी ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकता है और कहता है, ये तो कोई स्टेशन भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों रुकी है ट्रेन? तभी आगे की बोगी से एक आदमी भागता हुआ आता है। उसके सर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। हरी उसे रोक कर कहता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम भाग क्यों रहे हो? अरे भैया, ट्रेन के आगे के डब्बों का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो अच्छा था कि ज्यादा लोग नहीं थे, मगर ड्राइवर बहुत बुरी तरह घायल हुआ है और कई लोगों को चोटें भी आई हैं, इसीलिए ट्रेन यहाँ रुक गई। ये सुनकर श्रेया, ईशा, सुषमा और हरी सब घबरा जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? बाहर इतनी जोरों की बारिश और तूफान है, अब हम कहाँ जाएंगे? पर भाई, तुम कहाँ भाग रहे हो? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पीछे के डिब्बों की तरफ भागने लगा। तो अब तुम हमारे साथ यहीं रुक जाओ, ये डब्बा सेफ है और मुझे पूरा यकीन है कि ट्रेन के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही सरकार हमारे लिए मदद जरूर भेजेगी। तब तक हमें यहीं रुकना चाहिए, इतनी बारिश के चलते बाहर जाना सुरक्षित नहीं। ओह अच्छा ठीक है, वैसे मेरा नाम बंटी है। सब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फिर उसी डब्बे में रुक जाते हैं और मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ रही थी और सुषमा को बहुत ठंड लग रही थी, वो थर थर कांप रही थी। सुषमा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कोई हमें बचाने आ जाएगा। हरी और सुषमा की बात सुनकर श्रेया अपने बैग में से एक कंबल निकाल कर सुषमा को दे देती है। वो हम गांव से शहर में रहने जा रहे थे, इसीलिए हमारे पास घर का ज्यादातर सामान मौजूद है। देखा तुमने हरी, तुमने शुरू में इन्हें कैसा समझा था, मगर ये लोग कितने अच्छे हैं। मैंने कहा था ना, इतनी जल्दी किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बुरा भला कहा था। नहीं, कोई बात नहीं, अब हम मुसीबत में हैं तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए, वैसे भी इंसान ही तो इंसान के काम आते हैं। श्रेया और हरी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सुषमा के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हरी, मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया है हरी, जल्दी से कुछ करो वरना दर्द से मैं मर जाऊंगी। क्या? मगर अभी तो बस 8 महीने ही हुए हैं और हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे सुषमा? बाहर तो बड़ी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कुछ अनहोनी हो गई तो? दीदी, सुषमा दीदी, आप चिंता मत करो। हरी भैया, मंटी भैया, आप दोनों कुछ देर के लिए बाजू वाले डिब्बे में चले जाइए, हमें अभी की अभी बच्चे की डिलीवरी करनी होगी। क्या? मगर तुम दोनों ये कर तो लोगी ना? देखो, मेरी पत्नी या बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कर लेंगे, गांव में ऐसा अक्सर होता है, हमने देखा है दाई माँ को बच्चे की डिलीवरी कराते हुए। और फिर अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना, इतनी बारिश में हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जगह कौन सी और यहाँ हॉस्पिटल है भी या नहीं। अच्छा ठीक है हरी भाई, चलो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सुषमा भाभी को दर्द हो रहा है। बंटी हरी को लेकर दूसरे डब्बे में चला जाता है और श्रेया और ईशा सुषमा को लिटा देती हैं। सुषमा दीदी, चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। श्रेया और ईशा मिलकर सुषमा की डिलीवरी करा देती हैं। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर हरी खुश होकर वापस इसी डिब्बे में आ जाता है। हरी और सुषमा को एक प्यारी सी बच्ची हुई थी। हरी अपनी बच्ची को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया और ईशा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, और हमने मिलकर सुषमा दीदी के कपड़े भी बदल दिए,
और ये जगह भी साफ कर दी है। अब बस जल्दी से हमारे लिए सरकार मदद भेज दे और हम इस तूफान से आजाद हो जाएं। लेकिन तभी बंटी अपना फोन चेक करता है और परेशान होकर कहता है, एक बुरी खबर है। अभी अभी मैंने अपने फोन पर न्यूज देखी। सरकार मदद तो भेजना चाहती है, मगर तेज तूफान के चलते उन्हें हमारी मदद के लिए आने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे। क्या 2 दिन? मगर 2 दिन हम इस ट्रेन में कैसे रहेंगे? चिंता मत करो दीदी, रह लेंगे, रहना ही पड़ेगा। हमारे पास अब बस एक ही तरीका बचा है। और वो क्या? हमें इस ट्रेन के डब्बे को ही 2 दिन के लिए अपना घर बनाना पड़ेगा। हमारे पास घर का लगभग सारा सामान है। जितना भी खाना पीना है हम उसे संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। बच्ची के लिए दूध भी है। हम इस बोगी को ही अच्छे से साफ सुथरा करके यहीं रुकेंगे। हाँ, ईशा सही कह रही है, बस हमें मिलकर काम करना होगा। ठीक है, फिर मैं अभी आता हूँ। मैंने आगे वाली एक बोगी में देखा था कि वहाँ पर कई सारी पानी की बोतल रखी हुई थी और साथ में चिप्स के कुछ पैकेट भी। मैं उन्हें ले आता हूँ हमारे खाने के लिए। और हाँ, हमारे पास टिफिन है, उसमें रोटी सब्जी रखी हुई है। साथ ही हमारे पास एक छोटा सा स्टोव भी है और बर्तन भी। साथ ही हमारे पास दाल चावल भी है, हम उसे पका कर खा भी सकते हैं। 2 दिन हमें खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, और बाथरूम तो यहाँ है ही। बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए और सरकार हमारे लिए मदद भेज दे। फिर क्या था, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बंटी चिप्स के पैकेट और पानी की कई सारी बोतलें लेकर आता है और ईशा श्रेया मिलकर अपने छोटे से स्टोव पर दाल चावल बना लेती हैं। सब लोग मिलकर खाना खा लेते हैं और आराम करने लगते हैं। कब सबकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है और सबकी नींद खुल जाती है। ईशा और श्रेया खिड़की से बाहर देखती हैं, मगर अब भी बारिश रुकी नहीं थी। तेज हवाएं चल रही थी और किसी के आने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी उनकी नजर हरी पर पड़ती है। हरी स्टोव के पास बैठकर सबके लिए चाय बना रहा था। अरे हरी भैया, आप क्यों कर रहे हैं? हम कर देते ना। अरे कोई बात नहीं, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। हाँ सही कहा, हरी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। एक बार इनके हाथ की चाय पी लोगी तो मजा आ जाएगा। शहर में मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मुझे भी सब बनाना आता है। वैसे तुम दोनों गांव से शहर क्यों जा रही थी? वो हरी भैया, हाल ही में हमारे माँ बाप गुजर गए। हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हमने फैसला किया था कि अब गांव छोड़कर हमेशा के लिए हम शहर चले जाएंगे और वहीं कोई नौकरी ढूंढेंगे। अच्छा, तो तुम लोगों ने कुछ सोचा? कहाँ रुकोगे, क्या करोगे? इतने बड़े शहर में ऐसे अकेले रहना आसान बात नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तो बस हम गांव से बाहर जाने के लिए निकल पड़े हैं। आगे जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। अरे ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है एक बार हम सब यहाँ से निकल जाए तो तुम दोनों आकर हमारे घर में रह सकती हो। हाँ, और तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में नौकरी भी कर सकती हो। कैसा रहेगा? क्या? मगर हम कैसे? आपका रेस्टोरेंट तो कितना बड़ा होगा। अरे तुम दोनों ने हमारी इतनी मदद की, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। तुम क्या कोई छोटे मोटे लोग हो? अब मना मत करना, हम तुम्हें नौकरी तो दे ही सकते हैं। बस हमारी खातिर ये नौकरी कर लो। अच्छा ठीक है, मगर पहले हम यहाँ से निकल तो जाएं, फिर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। देखते ही देखते मुश्किल के ये 2 दिन कैसे कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। तीसरे दिन सरकार की तरफ से लोग मदद के लिए आ जाते हैं और ईशा, श्रेया, हरी, सुषमा, उसकी बच्ची और बंटी को सुरक्षित ट्रेन से निकालकर शहर भिजवा देते हैं। शहर पहुंचकर ईशा और श्रेया हरी और सुषमा के घर में रुकते हैं और हरी उन्हें अपने रेस्टोरेंट में नौकरी भी दे देता है। इस तरह एक एक्सीडेंट उन सब की जिंदगी बदल देता है। Please subscribe this channel.